नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज जो है वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ W Q del E and del H for isothermal and adiabatic reversible process for ideal gas expansion। आज हम कैलकुलेट करेंगे W की वैल्यू, Q की वैल्यू, डेल E की वैल्यू और डेल H की। कौन कौन सी प्रोसेस के लिए? दो प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, और दोनों कैसी होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। और किसके लिए करेंगे? आइडियल गैसेस के लिए। और इन आइडियल गैसेस का क्या करवाएंगे? एक्सपेंशन करवाएंगे। आज हम कैलकुलेट करेंगे W, Q, डेल E और डेल H। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशंस में रिवर्सिबल प्रोसेस को यूज़ करते हुए आइडियल गैसेस के एक्सपेंशन में। सबसे पहले हम करेंगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल expansion of ideal gases। सबसे पहले हम इनका मतलब समझते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, जब मैंने टाइप ऑफ द प्रोसेस से स्टडी कराया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, प्रोसेस क्या कहलाती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। आइसोथर्मल में dt की वैल्यू क्या होगी? 0। अब आता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जब मैंने आपको दो तरीके की प्रोसेस बताई थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होंगी? जो बहुत ही स्लो स्पीड से होंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में की जाएंगी। वो प्रोसेस कैसी कहलाएंगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। इन प्रोसेस के लिए जो चेंज किया जाएगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा, इस वर्क की वैल्यू भी कैसी होगी? मैक्सिमम वर्क होगा। जब मैंने आपको कहा था कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो वर्क होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम वर्क स्टडी किया था हमने। यहाँ तक सिर्फ हमने इसका मतलब समझा है। आइसोथर्मल का मतलब है कि सेम टेम्परेचर होगा पूरी प्रोसेस के दौरान, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये जो प्रोसेस होगी बहुत ही स्लो स्पीड से होगी और इसमें जो चेंजेस होंगे वो बहुत ही कम चेंजेस होंगे, जिनको हम डी से दिखाएंगे। इस प्रोसेस के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो, जब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए ये क्या करेंगे कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से या तो हीट लेगा या सराउंडिंग को हीट
देगा। जब मैंने आपको आइसोथर्मल स्टडी कराया था, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तभी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोबारा सुन लो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर, पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आए या टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट दे भी सकता है और सराउंडिंग से हीट ले भी सकता है। तो इसमें जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क केवल और केवल सराउंडिंग से जो मिली हुई हीट है उसको यूज़ करके हो रहा है। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो डेल ई की वैल्यू क्या हो गई, 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, डेल ई की। डेल ई की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, पहला। दूसरा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डब्लू की। कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन वर्क है। जब मैंने आपको किसी भी आइडियल गैसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर P1 V1 से चेंज आ रहा है P2 V2, हमने एक्सपेंशन वर्क स्टडी किया था dW, उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, -PdV। मुझे इस इंटीग्रेशन करना है, टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि ये वर्क छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और टोटल वर्क जो है W, उसकी वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -PdV। कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, V1 से V2, V1 से V2। देखो अब W इक्वल टू, W की वैल्यू क्या आ गई, -V1 V2 PdV। अब P प्रेशर भी वेरिएबल है, P1 से कहाँ तक चेंज हो रहा है, P2। तो हमें इस प्रेशर को वॉल्यूम की फॉर्म में चेंज करना होगा। इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे देते हैं। इस प्रेशर को वॉल्यूम की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रेशर की। प्रेशर क्या बना, nRT अपॉन V। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1। वी गेट W की वैल्यू क्या आ गई, P की जगह मैं nRT अपॉन V रखूंगी, माइनस nRT अपॉन V dV। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2। W क्या हुआ, N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और हम कौन से, किस पे काम कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन्स टेम्परेचर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आए क्या आया, nRT V1 V2 dV अपॉन V। W इक्वल टू माइनस nRT एज इट इज़। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी, जब इंटीग्रेशन dx अपॉन x होता है तो आप लिखते हो ln x। तो वैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dv अपॉन v का ln v। लिमिट लगाओ v1 टू v2। W की वैल्यू क्या आ गई, -nRT ln हायर लिमिट V2 माइनस ln V1 लोअर लिमिट। इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ln V2 अपॉन V1। log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। वही प्रॉपर्टी हमने इसकी यूज़ की है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln V2 अपॉन V1। इस
नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग को log बेस 10 के लिए चेंज करने के लिए ln को ln log 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये वर्क मैक्सिमम वर्क है, ये वॉल्यूम की फॉर्म में निकाला है। यदि मुझे इसको प्रेशर की फॉर्म में निकालना होगा तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम आइडियल गैसेस के लिए। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब P1 V1 की वैल्यू किसके इक्वल हुई, P2 V2 के इक्वल। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, V2 अपॉन V1। मैं इस V1 को इधर भेज दूं और इस P2 को इसके नीचे ले आऊं तो वैल्यू क्या हो गई, P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हुआ, V2 अपॉन V1 की। ये इक्वेशन नंबर 3 थी और ये इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3। तो W की वैल्यू प्रेशर की फॉर्म में क्या आ गई, -2.303 nRT log इस V2 अपॉन V1 की जगह मैं P1 अपॉन P2 पुट कर रही हूँ, P1 अपॉन P2। ये भी वर्क है और ये वर्क कैसा है, मैक्सिमम है। और इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल वर्क। ये वर्क जो है वो मैक्सिमम है और इसी वर्क को क्या कहा गया, रिवर्सिबल वर्क कहा गया। तो हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली, DE की वैल्यू निकाल ली और W की वैल्यू निकाल ली। अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट किसको निकालने के लिए, Q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q होता है DE प्लस में W। लेकिन यहाँ W ध्यान रखना, देखो मैंने जब बताया था तो ये W सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया था, लेकिन अभी जो गैसेस का एक्सपेंड गैसेस होती हैं तो वहाँ प्रेशर किस, वो जो वर्क किया जाता है वो किस पे वर्क होता है, सिस्टम पर वर्क होता है। तो सिस्टम पर वर्क होगा तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे, नेगेटिव। ध्यान रखना, जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा था तब मैंने ये कहा था किसी या इस W का साइन बताया था ना आप लोगों को कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए, सिस्टम डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो हमने पॉजिटिव साइन काम में लिया था। और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो साइन नेगेटिव था। अब हमारा वर्क किस पे हो रहा है, जो वर्क हो रहा है एक्सपेंशन वर्क वो किस पे हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, इसलिए साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन। तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, DE माइनस W, या कहें ये वैल्यू क्या है हमारी, ये रही 0, यहाँ से DE इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी से यूज करते हुए लिखेंगे हम आइसोथर्मल यदि प्रोसेस थी तो DT की वैल्यू 0 थी, उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या आ जाता है हमारा, 0। वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, Q की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये 0 माइनस
डब्लू की वैल्यू ये रही -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। यदि वॉल्यूम की फॉर्म में निकालो तब तो ये वैल्यू रखोगे, और यदि प्रेशर की फॉर्म में निकालोगे तब ये वैल्यू रखोगे। मैं वॉल्यूम की फॉर्म में निकाल रही हूँ पहले, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 0 -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। क्या वैल्यू बनी Q इक्वल टू ये 0, तो ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के साइन में, तो ये हो गया 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। और यदि इसकी फॉर्म में लिखते हैं P1 P2 की फॉर्म में, तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये वैल्यू आई है Q की। 3 वैल्यूज़ निकाल ली हमने, डेल E की वैल्यू निकाली, उसके बाद W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट वैल्यू है DH की, एंथैल्पी चेंज। H होता है E प्लस PV। डिफरेंशियल निकालूं DH क्या होगा DE प्लस DPV, यही होगा। डिफरेंशियल करूं मैं इस इक्वेशंस का, DE की वैल्यू क्या है 0, तो DH किसके इक्वल हुआ ये 0 प्लस DPV। अब देखो DH की वैल्यू क्या बनी DPV फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। PV किसके इक्वल होगा nRT। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो PV की वैल्यू क्या आ जाएगी कांस्टेंट। और जब किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0, तो DPV की वैल्यू क्या बनी 0। जब इसकी वैल्यू 0 है तो DH की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मीन्स एंथैल्पी चेंज भी यहाँ क्या है 0। तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या वैल्यू निकाली, W की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू निकाली, DE की निकाली और DH की। देखो क्या क्या वैल्यू आई, मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ। कौन सी प्रोसेस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस। क्या क्या आई है, फर्स्ट DE इक्वल टू 0, कौन से उससे निकाली कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 है, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू 0 है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होगा। दूसरा W की वैल्यू कहाँ से निकाली, हमें पता था कि एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस माइनस PdV होता है और उस रिवर्सिबल है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, इसलिए होल वर्क को निकालने के लिए हमें उसका पूरा इंटीग्रेशन किया था और W की वैल्यू आई थी -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। उसके बाद थर्ड वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम में ली थी और जिसमें हमने कहा था कि जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है, इसलिए W का साइन जो वहाँ पे जो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा था वहाँ पे W के सामने क्या लगाया हमने नेगेटिव साइन, इसलिए Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। उसके बाद फोर्थ हमने निकाला DH और DH की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 0, क्योंकि DE वैल्यू 0 है और DPV ये PV जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे तो N की वैल्यू भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट और PV के इक्वल क्या होता है nRT, इसलिए ये पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कांस्टेंट।
तो DH की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये प्रोसेस थी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब हम निकालेंगे एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझाई थी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़े थे ना हमने, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान सिस्टम न तो सराउंडिंग से हीट लेता है और न ही सराउंडिंग को हीट देता है। इसका मतलब जो सिस्टम पे वर्क हो रहा है वो कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हुए हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए हो रहा है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस। किसकी वैल्यू, सीधा हमें पता है क्यू की वैल्यू तो यहाँ क्या है, 0, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम न तो सराउंडिंग को हीट दे रहा है और न ही सराउंडिंग से हीट ले रहा है। तो प्रोसेस के क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब क्यू की वैल्यू 0 है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, अभी Q इक्वल टू DE प्लस W, यही था। लेकिन W किस पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पर। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब ऑन द सिस्टम होता है तो हम साइन कैसा यूज करते हैं, नेगेटिव, W के सामने। तो Q की वैल्यू क्या आई, DE माइनस W, मीन्स DE माइनस W। तो DE की वैल्यू क्या किसके इक्वल हुई, W के इक्वल। यहाँ तक हो गया। DE हमने हीट कैपेसिटी, जब मैंने आपको स्टडी कराई थी तब मैंने कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंजेस ही क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV। CV क्या होती है, अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या वैल्यू आती है, CV इक्वल टू DE अपॉन DT। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, DE की वैल्यू निकालनी है। तो DE की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, CV DT। जो DE की वैल्यू है वही किसकी है, W की। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, DE, W, इसकी वैल्यू आ गई CV DT। अब आता है लास्ट वैल्यू। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, Q डेफिनेशन से ही था कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सिस्टम न तो हीट ले रहा है और न ही सिस्टम हीट दे रहा है, इसलिए Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। इसका यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया और उससे हमने ये निकाला कि DE जो होती है वो W के इक्वल होती है। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी यूज़ की, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन यूज़ की और उस डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए DE की वैल्यू निकाल ली, CV DT। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट फंक्शन है डेल H। डेल H होता है E प्लस PV। डेल H या DH, DH होता है DE प्लस DPV, यही होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। कभी आप ये सोचो कि मैम ने वहाँ आइडियल गैसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट लिखवा दिया था, यहाँ टेम्परेचर भी वेरिएबल है क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है
इसका मतलब है कि सिस्टम जब न तो हीट देगा और न ही हीट लेगा, तो वर्क कौन से कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी से। और जब इंटरनल एनर्जी से वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, तो उस सिस्टम के टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम पीवी की वैल्यू क्या रखेंगे, nRT। वैल्यू पुट करो, DH ये इक्वल टू हुआ, देखो यहाँ पे DE की वैल्यू अभी निकाली थी CVDT, यही वैल्यू निकाली थी। इस इक्वेशंस को नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट DH किसके इक्वल होगा, DE की वैल्यू क्या है, CVDT प्लस DPV की वैल्यू क्या है, D, और PV की जगह मैं nRT रखूंगी। N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट हैं। इनको मैं डिफरेंशियल से पहले भी लिख सकती हूँ, तो DH की वैल्यू क्या आई, CVDT प्लस nRDT। यदि 1 मोल के लिए मैं इस इक्वेशंस को लिखूंगी तो यहाँ पे 4 1 मोल गैस, तो n की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 मोल में। तो यहाँ से n हट जाएगा, DH होगा CVDT प्लस RDT। CV के बीच में मैंने आपको CP और CV के बीच का एक रिलेशनशिप बताया था, जो होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। कौन सी, आइडियल गैसेस के लिए हमने रिलेशनशिप निकाली थी ना हीट कैपेसिटी में, CP माइनस CV, इसकी वैल्यू R फॉर आइडियल गैसेस। यही रिलेशनशिप अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ये DH DT दोनों में कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, ये क्या बना, CV प्लस R DT, यही बना। ये DT बाहर ले लिया, इसमें भी बाहर आ जाएगा कॉमन, क्या बना, यहाँ से तो CV बचा और यहाँ प्लस का R बचा DT। अब देखो यहाँ पे आओ, CP माइनस CV इक्वल टू R। CP की वैल्यू क्या हो गई, इस CV को मैं इधर भेजूँ तो ये जो नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, R प्लस CV, यही आया। इस इक्वेशंस को नंबर 4 दे दो और इस इक्वेशंस को नंबर 5 दे दो, यही था। इक्वेशन नंबर 5 से मैं CV प्लस R की वैल्यू किस में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में, तो DH की वैल्यू क्या आ गई, CPDT। चारों वैल्यूज निकल गई हमारी, Q 0 निकला, DE CVDT निकला, और जो DE था वही हमारा क्या था, W, तो W की वैल्यू भी क्या निकल के आई, CVDT, और DH की वैल्यू क्या आ गई, CPDT। एक्सपेंशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना। एक्सपेंशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होती है। मीन्स टेम्परेचर, यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। मीन्स कौन सा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट। भाई यहाँ से हमें क्या पता चला कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए सिस्टम बाहर से तो किसी भी तरीके की एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, तो जो वर्क हो रहा है उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा। इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगी तो वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे यदि एक्सपेंशन हो रहा है गैसेस का, क्योंकि हमें पता है dt और dv के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो या एक्सपेंशन हुआ तो dv हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव, मीन्स बड़ा, इंक्रीज हुआ
तो dV इंक्रीज हुआ तो dt की वैल्यू क्या आ गई, डिक्रीज। भाई टेम्परेचर चेंजेस क्या हुए, डिक्रीज, तो इफेक्ट कैसा आ गया, कूलिंग इफेक्ट। तो गैसें क्या हो गई, ठंडी हो गई। ध्यान रखना टेम्परेचर और वॉल्यूम इन चेंजेस एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंजेस एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। जब हम गैसेस का एक्सपेंशन कराते हैं तो गैसेस का एक्सपेंशन कराया तो मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा थी किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो dV की वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास, पॉजिटिव, मीन्स dV इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। जब dV बढ़ेगा तो dt कैसा आ जाएगा, टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, कूलिंग इफेक्ट। अब आता है कंप्रेशन की बात करें हम। कंप्रेशन में भी सेम चीज़ें हैं कि dV और dt में अपोजिट रिलेशनशिप है, dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dV। अब देखो कंप्रेशन गैस मीन्स पहले का वॉल्यूम V इनिशियल बड़ा है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है V फाइनल से, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, नेगेटिव, या कहें कि वॉल्यूम कैसा हो गया आपका, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इफेक्ट कैसा क्रिएट होगा, हीटिंग इफेक्ट, गैसें गर्म हो जाएंगी। एक्सपेंशन में गैसें ठंडी हो जाती हैं और कंप्रेशन में कौन से, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराते हैं तो कूलिंग इफेक्ट आता है, या कहें कि गैसें ठंडी हो जाती हैं। और जब हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन कराते हैं आइडियल गैसेस का तो वो गर्म हो जाती हैं। यहाँ तक के हमारे थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए पार्ट हमारा आज कंप्लीट कर लिया है। हमने उस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उसमें हमने थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स पढ़ी थी, टर्म स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ी थी सिस्टम, सराउंडिंग। उसके बाद इस सिस्टम के टाइप पढ़े थे हमने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और उसके बाद कंपोजिशंस के आधार पे हमने और दो टाइप के पढ़े थे, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ये तो थी कॉमन टर्म्स। उसके बाद हमने इस सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसमें हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशंस, यदि ये डेफिनेट वैल्यू डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाती है, सिस्टम की स्टेट कहलाती है। और ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल। इनका चेंजेस जब हम निकालते हैं तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट से निकाला जाता है। इनका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो वो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी, क्या क्या होती हैं एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का डिफरेंस बताया था मैंने। पाथ वेरिएबल्स जो
स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करके पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमने 2 एग्जांपल लिए थे, हीट और वर्क। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हमने 5 टाइप की प्रोसेस पढ़ी थी, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी हमने। प्रोसेस में हमने 5 टाइप की स्टडी की थी। आइसोथर्मल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि dt की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे dt की वैल्यू 0 हुई तो dE की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ गई, 0। उसके बाद आइसोकोरिक पढ़ा था। आइसोकोरिक में dV की वैल्यू 0 थी। और उसके बाद आइसोबारिक पढ़ा। आइसोबारिक में dP की वैल्यू 0 थी। फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ी। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 थी। और उसके बाद हमने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ी। साइक्लिक प्रोसेस में A से B में गए, B से C में गए और वापस इनिशियल अपनी स्टेट में आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाई। उसके बाद 2 तरीके की और प्रोसेस पड़ी थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो फास्ट होती हैं, इनमें जो चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो बहुत ही स्लो स्पीड से होती हैं, जिनमें अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है और ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती हैं। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है और ये कहें कि ये केवल और केवल कैसी प्रोसेस होती हैं, आइडियल प्रोसेस होती हैं। इनको हम एक्चुअली लेबोरेटरीज में नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कंप्लीट ही बहुत टाइम में होती हैं। इरिवर्सिबल, ये दोनों डायरेक्शंस में होंगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस जिनमें सडनली चेंज आता है, या कहें कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। इनके बारे में हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाती हैं। ये प्रोसेस जो नेचर के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं वो सारी कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। इन प्रोसेस के बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था हीट एंड वर्क, और दोनों ही कैसे थे, पाथ फंक्शन थे। जब पाथ फंक्शन थे तो दोनों का इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ था। दोनों अलजेब्रिक क्वांटिटी हैं, मीन्स दोनों के साथ प्लस और नेगेटिव वैल्यू काम में ली थी हमने। उसके बाद हमने वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था और वर्क के कंसेप्ट में हमने ये बताया था कि ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर, और इसको पूरा डिफाइन भी किए थे हमने। उसके बाद हमने वर्क पढ़ा था, एक्सपेंशन वर्क पढ़ा था, जिसमें हमने मैक्सिमम वर्क निकाला था और उस वर्क की वैल्यू थी -PdV। यही फाइंड आउट किया था इंटीग्रेशन लगा के। उसके बाद हमने कंप्रेशन वर्क पढ़ा था और उसकी भी वैल्यू होती है PdV, लेकिन साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, बस इतना सा अंतर होता है। वो वर्क मिनिमम होता है, ये वर्क मैक्सिमम होता है। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया था। उसके बाद हीट कैपेसिटी स्टडी की थी। 2 टाइप की हीट कैपेसिटी पढ़ी थी हमने। हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया था और फॉर्मूला था dQ/dt। इसमें हमने 2 तरीके की हीट कैपेसिटी पढ़ी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी को dE से डिनोट किया, dLE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर पे Cp से डिनोट किया, ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, Q = क्या होता है, dE + W, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस था। इसमें न तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद
हीट कैपेसिटी, और इसके बाद हमने जूल्स लॉ पढ़ा था। जूल्स लॉ के बाद हमने जूल थॉमसन लॉ पढ़ा था और उनके कोफिशिएंट्स निकाले थे कल की क्लास तक। आज हमने W, Q, DE और डेल एच आइसोथर्मली और एडियाबैटिक दोनों ही प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहाँ तक का आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। थैंक यू।